Hello students, so I'm again back with part 2 of chapter number 3, Natural Vegetation and Wildlife. Student, I hope you all have seen part 1. If not, do watch it. So student, till this paragraph we have completed everything in part 1. We'll start part 2 with this paragraph. ओवर द ईयर्स लॉस ऑफ हैबिटेट स्टूडेंट देखो अगर एनिमल्स को सरवाइव करना है तो उन्हें क्या चाहिए बच्चा फॉरेस्ट चाहिए है ना। तो ओवर द ईयर क्या हुआ है उनका नेचुरल हैबिटेट खत्म हो गया फॉरेस्ट को रेकलेसली कट करे और डिफॉरेस्टेशन हो रहा है ना। रेकलेस हंटिंग भी हो रही है। पहली बात तो जब उनके लिए आप फॉरेस्ट नेचुरल हैबिटेट ही नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली उनका नंबर कम हो जाएगा। फिर एक काम आप और कर रहे हैं जितने अवेलेबल हैं उनकी भी हंटिंग कर रहे हैं उनको मार दे रहे हैं। इसी वजह से जो हमारे वाइल्ड एनिमल्स से बचा उनका नंबर कम होता जा रहा है। बहुत सारी स्पीशीज़ तो एक्सटिंक्ट हो गई हैं। कुछ उस कगार पे हैं उस एज पे हैं कि एक टाइम के बाद वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगी अगर उन पे प्रॉपर अटेंशन नहीं दिया गया तो। मेनी स्पीसीज हैव बिकम एक्सटिंक्ट एंड मेनी आर फेसिंग एक्सटिंक्शन। बहुत सारी तो ख़त्म हो गई हैं और बहुत सारी आने वाले टाइम में ख़त्म हो जाएंगी इफ़ गवर्नमेंट हम सब उनके लिए अगर कुछ ना करें तो। कुछ वाइल्ड एनिमल बच्चा जिन्होंने तो अपनी लाइफ को अडॉप्ट कर लिया था वो नियर बाय ह्यूमन सेटलमेंट रहने भी लग गए थे, ह्यूमन के आसपास रहते थे, अपनी लाइफ को पूरी तरह उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था। पर आज उनकी लाइफ में भी बहुत रिस्क है, वो भी डेंजर में है। जैसे अगर हम वल्चर की बात करें, वल्चर को हिंदी में बोलते हैं बच्चा गिद्ध। इंडिया में वल्चर इन इंडिया एंड साउथ एशियन कंट्रीज़ में और इंडिया में जो वल्चर है वो आज किडनी फेलियर से मर जा रहे हैं। ठीक है, उनकी डेथ का कारण बन रही है किडनी फेलियर। वल्चर इन इंडिया एंड साउथ एशियन कंट्रीज हैव बीन डाइंग ऑफ किडनी फेलियर। किडनी फेल होने के कारण उनकी डेथ हो रही है। अभी किडनी फेलियर क्यों हो रहा है? क्योंकि वो एनिमल करकासिस मतलब एनिमल की जो डेड बॉडी होती है, डेड बॉडी को क्या बोलते हैं? करकासिस। तो वो एनिमल डेड बॉडी के ऊपर फीड करते हैं। ये स्कैवेंजर है, जो वल्चर है वो क्या है? स्कैवेंजर है। तो स्कैवेंजर्स क्या होते हैं बच्चा? जो डेड डिकेइंग बॉडी के ऊपर फीड करते हैं। तो वो डेड बॉडी के ऊपर फीड करते हैं तो वो करकासेस या वो डेड बॉडी जो एनिमल की होगी जिसको कभी ट्रीट किया गया होगा डाइक्लोफेनेक से। डाइक्लोफेनेक क्या है? एक पेन किलर है। क्या है बच्चा? डाइक्लोफेनेक एक पेन किलर है। ये पेन किलर जिस भी एनिमल को दी गई होगी, जब उसकी डेथ हो जाएगी तो डेथ के बाद अगर कोई वल्चर उसकी डेड बॉडी को खा जाए तो उसकी क्या हो जाएगी बता? किडनी फेल हो जाएगी। तो डाइक्लोफेनेक क्या है? एक पेन किलर है जो किसको दी जाती थी? एनिमल को दी जाती थी। जब वो उस एनिमल की डेथ हो जाएगी तो उस करकासिस पे उसकी डेड बॉडी के ऊपर कौन फीड करेगा? वल्चर। फिर उस वल्चर को क्या होगा? किडनी फेलियर। क्यों? क्योंकि उसने एक ऐसी डेड बॉडी को फीड किया है, फैट खाया है जिसको ड्रग डाइक्लोफेनेक दिया गया था। वंस कॉमन वल्चर आर नाउ सो एंडेंजर्ड। पहले तो वल्चर बहुत कॉमन थे, आपको यहाँ वहाँ कहीं पर भी देखने को मिल जाते थे, पर अब वो एंडेंजर्ड हो गए इन द वाइल्ड दैट दे आर बीइंग ब्रेड इन कैप्टिविटी टू सेव देम फ्रॉम टोटल एक्सटिंक्शन। अब भैया थोड़े बहुत वल्चर बचे हैं और उन्हें भी एक प्रॉपर इन्वायरमेंट दे के, कैप्टिविटी दे के उनको ब्रीड किया जा रहा है सो दैट उनका टोटल एक्सटिंक्शन ना हो। ड्यू टू डिसअपेरेंस ऑफ दीज नेचुरल स्केवेंजर्स, ये जो नेचुरल स्केवेंजर्स अगर ये ख़त्म हो जाएंगे बच्चा, तो जो करकासेस हैं, जो डेड बॉडीज़ हैं, वो रोट करेंगी मतलब सड़ेंगी गलेंगी इन डम्प्स इन मेनी एरियाज कॉजिंग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। जब किसी एनिमल की डेड बॉडी रोट होगी मतलब सड़ जाएगी तो फिर उससे स्मेल भी आएगी, एनवायरनमेंट भी पोल्यूट होगा, एनवायरमेंटल बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो इसलिए स्कैवेंजर्स वल्चर्स का होना बहुत ज़रूरी है भाई। पर ये तो आप क्या करते जा रहे हो? ख़त्म करते जा रहे हो, है ना। आपकी ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिससे ये स्कैवेंजर्स ख़त्म होते जा रहे हैं, एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। ऑल्दो ट्रीटिंग एनिमल्स विद डाइक्लोफेनेक इज़ ग्रेजुअली बीइंग स्टॉप्ड। और बच्चा हमें धीरे धीरे ये भी ट्राई करना चाहिए कि ये जो पेन किलर है डाइक्लोफेनेक, इसका यूज़ बिल्कुल बंद कर दिया जाए। पर कुछ फार्मर आज भी इसका यूज़ कर रहे हैं। गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि इस पे पूरी तरह बैन लगा दिया जाए, पर कुछ फार्मर आज भी इसका यूज़ करते हैं अपने एनिमल्स को ट्रीट करने के लिए।
चलो, तो ये हुआ, पहले हम लोगों ने देखा कि डिफॉरेस्टेशन मतलब मैसिव लेवल पे जब आप ट्रीज़ को कट कर दे रहे हो तो डिफॉरेस्टेशन होता है ना? फिर डिफॉरेस्टेशन के बाद हम लोगों ने देखा कि कई बार हमारी कुछ एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि हम लोग डाइक्लोफेनाक का यूज़ करें हमारे एनिमल्स को ट्रीट करने के लिए, जिसकी वजह से वल्चर की डेथ हो रही। अब थर्ड रीज़न हम लोग देखेंगे, फॉरेस्ट फायर। ये तो बिल्कुल कॉमन है, आप कितनी बार देखते हो कि न्यूज़ आती है, बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स ऐसे हैं जहाँ पर फॉरेस्ट फायर बिल्कुल कॉमन है। इंडिया के भी उड़ीसा में जो सिमलीपाल है, वहाँ पर भी अभी थोड़े दिनों पहले ही क्या लग गई थी, आग लग गई थी। फॉरेस्ट फायर, वाइल्ड लैंड फायर्स दैट गो आउट ऑफ कंट्रोल। वाइल्ड लैंड फायर को ही हम फॉरेस्ट फायर बोलते हैं, जो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। ये भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है। किसके लिए थ्रेट है बेटा? वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। देखो, जंगल जलेंगे तो वेजिटेशन तो गया, पर उसी जंगल में रहने वाले जो एनिमल्स हैं, जो जंगली जानवर है, वाइल्ड लाइफ है, वो भी थ्रेट में आ जाएगी। फॉरेस्ट फायर यूजुअली हैपन इन हॉट ड्राई वेदर। कब होती है बच्चा? गर्मियों में होती है, जहाँ पर ड्राई वेदर होता है। व्हेन द वेजिटेशन इज ड्राई इट कैचेस फायर इजीली। ऑब्वियस सी बात है, जब ड्राई वेदर होगा, हॉट सीज़न चलेगा, पत्तियाँ सूखी सूखी ज़्यादा होंगी तो वो ईज़िली आग पकड़ लेंगी। दे मे रिजल्ट फ्रॉम नेचुरल कॉजेज सच एज लाइटनिंग और वॉल्केनिक एरप्शन। अब ये जो आग होती है, इसके बहुत सारे नेचुरल कॉजेज हो सकते हैं। कई बार लाइटनिंग हो सकता है, कई बार वॉल्केनिक एरप्शन हो सकते हैं, पर इसमें भी कहीं ना कहीं रोल होता है बच्चा लोगों का। ठीक है, भले वो एक्सीडेंटली हो या पर्पसफुली हो, पर यहाँ पर भी लोगों का प्रॉपर एक हम बोल सकते हैं कि हाँ, कुछ 2-5% जो आग लगती है उसमें ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो देखो, अगर फॉरेस्ट जंगलों में आग लग जाएगी तो जंगली जानवर भी ख़त्म हो जाएंगे। आई बात समझ में? अभी आग कैसे लग जाती है? तो कुछ नेचुरल कॉजेज़ हैं, जैसे कि लाइटनिंग और वॉल्केनिक एरप्शन, पर कुछ जो आग है वो एक्सीडेंटली और कुछ पर्पसली हमारे लोगों द्वारा ही लगाई जाती है। देयर आर वेरियस वेज इन विच मैन मेड फॉरेस्ट फायर कुड स्टार्ट। बहुत सारे तरीक़ों से मैन मेड फायर स्टार्ट हो सकती है, जैसे द स्नैपिंग ऑफ पावर लाइन स्नैप कर जाए। कई बार आप लोग आपकी जली हुई माचिस या सिगरेट फॉरेस्ट के अंदर फेंक दो। ठीक है, केयरलेस यूज़ ऑफ मशीनरी और लीविंग अ कैंप फायर अनअटेंडेड। कई बार आपने कैंप लगाया फॉरेस्ट में और जो आग जलाई थी, कैंप फायर था, उसको अनअटेंडेड जलाई छोड़ के आ गए, उससे भी लग सकती है। ठीक है, कई बार आपने आपकी जो मशीनरी थी उसका केयरलेसली यूज़ किया, उसकी वजह से लग सकती है। पावर लाइन के स्नैप होने से लग सकती है। ठीक है, आपने अगर माचिस जलती हुई फेंक दी, सिगरेट फेंक दी, उस वजह से आग लग सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कुड कॉज द सराउंडिंग वेजिटेशन टू कैच फायर, और पूरा आसपास का जंगल वो जला सकती है। सम फॉरेस्ट फायर स्टार्टेड पर्पसली बाय फार्मर टू क्लियर लैंड फॉर फार्मिंग। और कई बार तो किसान जानबूझ के आग लगा देते हैं जिससे कि वो ज़मीन खाली हो जाए, जिसके ऊपर बाद में वो क्या कर पाए? खेती कर पाए, फार्मिंग कर पाए। फॉरेस्ट फायर से प्लांट भी किल होंगे, एनिमल भी किल होंगे, एंड कैन ऑल्सो स्प्रेड टू ह्यूमन सेटलमेंट। अब अगर जंगलों में आग लगेगी तो ऑब्वियसली बात है, प्लांट और ट्रीज तो जाएंगे ही जाएंगे, उनके तो वो तो किल होंगे ही होंगे, पर कई बार ये आग ह्यूमन सेटलमेंट तक पहुंच जाती है, जिससे ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी का भी बहुत डैमेज होता है। दे ऑल्सो पोल्यूट द एयर बाय रिलीजिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्मोक। और ऑब्वियसली बात है, जंगल जलेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होगा, है ना, स्मोक एमिट होगी। A series of devastating forest fire broke out in Southern California in October 2007. 2007 में Southern California में एक series of devastating forest fire आई, एक के बाद एक जंगल जलते गए, fanned by strong wind। और इसको फैलाने का काम किया बच्चा strong winds ने। लगभग जो 1500 होम्स थे, क्रॉस्ड ओवर 200 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड, किल्ड सेवरल पीपल एंड इंजर्ड मेनी अदर। 1500 होम्स जो कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए थे, स्कैटर्ड थे, उनके बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई, बहुत सारे लोग इंजर्ड हो गए इसी फॉरेस्ट फायर की वजह से। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है बच्चा कि आप नेचुरल फॉरेस्ट फायर को बिल्कुल पूरी तरह रोक दो, पर अगर अर्ली स्टेज में ये
हमको पता चल जाए कि वहाँ पर फॉरेस्ट में फायर लग गई है, तो जो डैमेज होता है उसको आप रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। तो अर्ली डिटेक्शन विल हेल्प यू अलॉट। तो हम ट्राई करें कि जहाँ पर भी फॉरेस्ट फायर हो उसको अर्ली डिटेक्ट कर लिया जाए, सो दैट वी कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डैमेज। This is possible through regular monitoring by outlooks, keeping watch from observation towers and crews पेट्रोलिंग द ग्राउंड। बच्चा अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेट्रोलिंग करनी पड़ेगी, लोग बार बार जाएं फॉरेस्ट में, चक्कर लगा के आए, देखें, ऑब्जर्वेशन टावर्स बने, क्रूज हों पेट्रोलिंग के लिए जो बराबर नज़र रखे कि भाई कहीं आग तो नहीं लग गई है। इसके लिए आप सैटेलाइट, एयरक्राफ्ट और स्मोक स्कैनर का भी यूज़ कर सकते हैं। किस किस चीज़ का बच्चा, सैटेलाइट का, एयरक्राफ्ट का, स्मोक स्कैनर्स का। इनसे बेसिकली मॉनिटरिंग होती है फॉरेस्ट की। फिर फॉरेस्ट फायर आर फ्रीक्वेंट, देयर शुड बी, जहाँ पर फॉरेस्ट फायर फ्रीक्वेंसी में ही आती है कि हर साल आग लग जाती है, वहाँ तो फिर हम कुछ ना कुछ मेजर ले ही सकते हैं। देखो बेटा, इस तरीके से पूरे पूरे जंगल जल जाते हैं। तो जहाँ पर हमको पता है कि हर साल आग लगती है, वहाँ पर बिल्कुल स्पेशली ट्रेंड फायर फाइटिंग क्रूज होना चाहिए, ठीक है। उनके पास सुटेबल इक्विपमेंट्स हो, उनके पास एयरक्राफ्ट हो जो वाटर को स्प्रे करे, फायर रिटार्डेंट्स हों जो कि हवा में जैसे ही हम उनको फैलाएं वो पूरी की पूरी आग को बुझा दें। द स्प्रेड ऑफ फायर कैन बी स्टॉप्ड और स्लो डाउन बाय फायर ब्रेक्स। फायर ब्रेक्स की हेल्प से आप आग को बहुत हद तक रोक सकते हो फैलने से। फायर ब्रेक क्या होते हैं बच्चा? फायर ब्रेक होता है आ स्ट्रेच डिवॉइड ऑफ वेजिटेशन, वो जहाँ पर वेजिटेशन नहीं हो, या कुछ ऐसी चीज़ें आप लगा दो जो बर्न नहीं होती हों। इफ़ नेचुरल फायर ब्रेक्स सच एज रिवर आर एब्सेंट, नेचुरल फायर ब्रेक्स क्या हो सकते हैं बच्चा? रिवर, अगर फॉरेस्ट के बीच में, यहाँ पर फॉरेस्ट थे, यहाँ पर फॉरेस्ट थे, बीच में रिवर थी, तो ये तो नेचुरल फायर ब्रेक की तरह काम करेगी कि ये जो आग है वो यहाँ पर नहीं पहुँचेगी। अगर आप मैन मेड फायर ब्रेक्स भी बना सकते हो, जैसे लंबे चौड़े रोड बना दो, ट्रेंचेस बना दो, है ना, वो भी हेल्प करेंगे। आपने जहाँ पर फॉरेस्ट था, यहाँ पर फॉरेस्ट था, बीच में बहुत चौड़ी सी रोड बना दी, है ना, तो ये जो फॉरेस्ट में आग लगी होगी यहाँ तक नहीं पहुँचेगी, कई बार नेचुरली भी मिल जाएगी जैसे कि रिवर। द नंबर ऑफ मैन मेड फॉरेस्ट फायर कैन बी रिड्यूस्ड बाय मेकिंग पीपल अवेयर ऑफ द इल इफेक्ट ऑफ द फायर। अब अच्छा, जो मैन मेड फॉरेस्ट फायर होती है उसको आप बहुत हद तक रोक सकते हो अगर लोगों को बता दो कि भाई ये जो आप काम करते हो इसके इतने बुरे इफेक्ट होते हैं। वेज टू कंजर्व। ओवर द लास्ट सेंचुरी से हमने देखा है कि बच्चा जो एक्सटिंक्शन का रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जो दिन पे दिन एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, ख़त्म होती जा रही हैं। हमें रियलाइज़ करना पड़ेगा कि हमें इन्हें प्रोटेक्ट करना है, कंज़र्व करना है, हमारी नेचुरल वेजिटेशन को भी और वाइल्ड लाइफ को भी, पेड़ पौधों को भी और जंगली जानवरों को भी। अब कुछ तरीके हैं जिनके थ्रू हम ये कर सकते हैं। वो तरीके हैं कि आप डिफॉरेस्टेशन को रोक दें, ओवर ग्रेजिंग ना हो, फॉरेस्ट फायर ना हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो प्रिवेंशन ऑफ लॉस ऑफ वेजिटेशन ड्यू टू, वेजिटेशन का लॉस कम से कम डिफॉरेस्टेशन की वजह से बिल्कुल ना हो, ओवर ग्रेजिंग की वजह से ना हो, फॉरेस्ट फायर की वजह से ना हो, ये तो हम ध्यान दे ही सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? पेड़ों को कट करना। ओवर ग्रेजिंग का मतलब क्या होता है बच्चा? जो घास होती है उसको इस हद तक ना खाएं आपके जो एनिमल्स हैं, कैटल्स हैं, कि उनकी जड़ों तक वो पहुंच जाए। अगर ये ऊपर ऊपर घास खाएंगे तो ये घास फिर से ग्रो कर जाएगी, पर वो बहुत ज़्यादा ज़्यादा ही खा लेते हैं तो फिर ये घास सूख जाती है ना। जंगलों में आग ना लगने दें। सेलेक्टिव फेलिंग ऑफ ट्रीज़ फॉर कमर्शियल पर्पस, सेलेक्टिवली आप पेड़ों को काटें कमर्शियल पर्पसेस के लिए। सोशल फॉरेस्ट्री के सिस्टम को अडॉप्ट करें जिसमें एफॉरेस्टेशन आता है, फॉरेस्ट का कंजर्वेशन आता है, एनवायरमेंटल बेनिफिट होते हैं फॉर मीटिंग ह्यूमन नीड्स एट द सेम टाइम। तो सोशल फॉरेस्ट आपको करना है जिसके अंदर एफॉरेस्टेशन आएगा, फॉरेस्ट का कंजर्वेशन आएगा फॉर द बेनिफिट ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉर मीटिंग ह्यूमन नीड्स। ह्यूमन नीड भी पूरी हो जाएंगी, एनवायरनमेंट भी ठीक रहेगा। ऐसे सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम को आपको प्रमोट करना चाहिए। नेशनल पार्क बनाओ, सेंचुरीज़ बनाओ, जिससे कि जो वाइल्ड लाइफ है वो सेफ्टी के साथ प्रॉपरली रह पाए। सेटिंग अप नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज टू एनेबल वाइल्ड लाइफ टू लिव इन सेफ्टी इन कंडीशन सिमिलर टू नेचुरल सराउंडिंग। उनके नेचुरल सराउंडिंग उन्हें मिल जाए इस तरीके से आप उन्हें एनवायरनमेंट दो थ्रू नेचुरल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। और बच्चा ये जो जूज़ हैं इनके नंबर को बढ़ा दो, ठीक है।
ट्राइंग टू इंक्रीज द नंबर ऑफ रेयर स्पीसीज बाय ब्रीडिंग देम इन जू जो होता है आप सबने देखा होगा ना, तो जू में जो रेयर स्पीसीज हैं उनको इंक्रीज करो, उनकी ब्रीडिंग को बढ़ाओ कि हमें एक्सटिंक्शन का खतरा ना रहे उस पर्टिकुलर स्पीशीज का। हंटिंग स्मगलिंग ऑफ रेयर बर्ड्स एंड एनिमल्स, इसको पूरी तरह रोक दो कि भाई स्मगलिंग नहीं होगी बर्ड्स की, एनिमल्स की। हंटिंग को प्रिवेंट कर दो, बैन लगा दो। जितने भी लोग हैं वो कभी भी हॉर्न, आइवरी और एनिमल स्किन से बनी चीज़ों को ना खरीदें। जब हम नहीं खरीदेंगे बच्चा, तो उसके ट्रेड पे ऑटोमेटिकली रोक लग जाएगी, है ना। तो प्रिवेंट करें आप ट्रेड इन थिंग्स मेड ऑफ हॉर्न। अगर आप कोई ट्रेडर हैं, बड़े ट्रेडर हैं, तो आप बिल्कुल भी हॉर्न, आइवरी, एनिमल स्किन में ट्रेड ना करें। और बच्चा बीइंग अ बायर भी मैं बोल रही हूँ, अगर हम इन चीज़ों को नहीं खरीदेंगे तो वो बेचने के लिए लाएंगे भी नहीं। हम लोगों के बीच में अवेयरनेस प्रोवाइड spread करें so that they can learn about the safety of natural vegetation, wildlife, why they are required, why we need to conserve them। इसकी अवेयरनेस हमें लोगों तक पहुंचानी होगी। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में जिन्होंने लॉ बना दिए हैं नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। कुछ एरियाज़ में आउटस्टैंडिंग काम भी हो रहा है, बहुत अच्छे से तक काम हो रहा है। Some areas which are outstanding in diversity of their vegetation and wildlife have been recognized biosphere reserve। अब बहुत अच्छे तरीके से कहीं कहीं पर काम हो रहा है बच्चा। सच में हमारे इंडिया में भी अगर हम बात करें तो कुछ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम लेके आए, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, उनके थ्रू बहुत अच्छा काम हो रहा है। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि कुछ ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पर आउटस्टैंडिंग डाइवर्सिटी है, वहाँ पर वेजिटेशन भी बहुत अच्छा है, वाइल्ड लाइफ भी बहुत अच्छा है, उस पर्टिकुलर एरिया को क्या बना दो, बायोस्फीयर रिजर्व बना दो। और हमारी सरकार ऐसा कर भी रही है। तो कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर आउटस्टैंडिंग अमाउंट में वेजिटेशन भी है, वाइल्ड लाइफ भी है, ऐसी जगहों को क्या बना दो, बायोस्फीयर रिजर्व। विद इन रिजर्व्स में कॉम्बिनेशन होता है बच्चा डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम का, जिसको प्रोटेक्शन दी जाती है, अलाउइंग द लोकल पीपल टू कंटिन्यू यूजिंग दैम इन अ सस्टेनेबल वे। और वहाँ के जो लोकल पीपल होते हैं, बेसिकली जो शेड्यूल्ड ट्राइब जो कम्युनिटी है, उसको हम बोलते हैं कि आप इनको यूज़ भी कर सकते हो पर आपको सस्टेनेबल वे में यूज़ करना है। बहुत सारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट भी हुए हैं, जैसे कि द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ, फौना एंड फ्लोरा, जैसे हमने बोला साइट्स। ये इंटरनेशनल कन्वेंशन है। क्या नाम है कन्वेंशन का? द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल, फ्लोरा एंड फौना। इस बात को इंश्योर करने के लिए कि वाइल्ड एनिमल या प्लांट्स में ट्रेड नहीं होगा, इनको थ्रेटन नहीं किया जाएगा, इनके सर्वाइवल के लिए साइट्स ने प्रोटेक्ट किया है थाउजेंड ऑफ स्पीशीज़ को, प्लांट को और एनिमल को। जो प्रोटेक्टेड हैं उनमें हैं टाइगर, एलिफेंट, बियर, राइनासोरस, ऑस्ट्रिचेस, व्हेल्स, डॉल्फिन्स और कुछ टाइप के कोरल्स। Among the protected plants are some type of cacti, orchids and aloes। ये देखो कैक्टी, ऑर्किड्स और एलॉयज़ को भी प्रोटेक्ट किया है। एनिमल की बात करें तो ध्यान रखें किस किस को प्रोटेक्शन मिली है, टाइगर, एलिफेंट, बियर, राइनोसोरस, ऑस्ट्रिच, व्हेल्स एंड डॉल्फिन को। सो स्टूडेंट ये हैं हमारे वाइल्ड लाइफ बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, एक मिनट, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो ये रहा कश्मीर का दशीगम, ग्रेट हिमालय, उत्तराखंड, वैली ऑफ फ्लावर्स, नंदा देवी, कॉर्बेट, सरिस्का, दुधवा, क्योलाडियो, कंचनजंगा, रणथंबोर राजस्थान, बांधवगढ़, कान्हा, पचमढ़ी, ये हमारे मध्य प्रदेश में है, ये मेरा स्टेट है। ठीक है, पलामू, हज़ीराबाग, ये सिमली फाल जो उड़ीसा का मैंने बताया था ना, यहाँ पर अभी फॉरेस्ट में आग लगी हुई थी थोड़े दिन पहले। ये रहा गुजरात का गिर, संजय गांधी, कोलेरू, नागार्जुन सागर, अरंगनथिट्टू, बांदीपुर, मधुमलाई, नीलगिरी, पेरियार केरला में। ये गल्फ ऑफ मन्नार एक मराइन वाटर पार्क, मराइन क्या है, एक बार कंफर्म करना, मराइन बायोस्फीयर रिजर्व है कि मराइन नेशनल पार्क है, ऐसा कुछ है गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, साइलेंट वैली। तो बच्चा ये मैप में प्लॉट करने को आएगा तो इसको जरा ध्यान से पढ़ना।
इंडिया के स्टूडेंट्स बहुत लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए। इंडिया हैज़ लॉन्ग टर्म प्लान कॉल्ड नेशनल फॉरेस्ट्री एक्शन प्रोग्राम, जिससे कि फॉरेस्ट कवर को भी आपको इंक्रीज करना है एंड डेजर्टिंग डिफॉरेस्टेशन को रोकना है, फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना है। इसका एम था बच्चा कि कंट्री के 1/3 एरिया को आपको फॉरेस्ट कवर के अंदर लेके आना। जो भी हमारी कंट्री का एरिया है उसमें से 1/3 किसका होगा बच्चा, फॉरेस्ट का होगा। इंडिया के पास और भी प्लान है, जैसे नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान टू गवर्न वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए हमारे पास नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान है एंड द प्रोटेक्शन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए भी प्रोविजंस है। बिसाइड्स इंडिया फॉलो वेरियस इंटरनेशनल लॉ। हमारा इंडिया बहुत सारे इंटरनेशनल लॉज को भी फॉलो करता है, एग्रीमेंट को भी फॉलो करता है ऑन कंजर्वेशन, इंक्लूडिंग साइट्स में हम पूरा कॉपरेट करते हैं, उसके थ्रू हम चल रहे हैं। जो इंडिया के लोग हैं वो वन महोत्सव सेलिब्रेट करते हैं हर साल ट्रीज़ को प्लांट करने के लिए। इसको ऑब्जर्व किया जाता है फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में एज वाइल्ड लाइफ वीक एवरी ईयर for raising awareness about wildlife. So student, I'm ending with this video here only. If you have any doubt, any problem, do write in comment section.